Hello everyone, welcome to Civil Services Analyzer. This is the very first video of our YouTube channel, and here we will discuss 12th year of prelims previous year questions, which is completely based on topic wise, and the topic would be salient features of Indian constitutions. So without further delay, we should start our discussion. The very first question is, in the context of India, which of the following principles is or are implied institutionally in the parliamentary government? राइट तो यहाँ पर ये बोला गया है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का क्या क्या सब फीचर है. सिंपल क्वेश्चन है, फीचर्स क्या क्या है. तो मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. यस, दिस इज ट्रू. Ministers hold the office till they enjoy confidence in the parliament. Yes, this is also true. The cabinet is headed by the head of the state. Head of the state हमेशा प्रेसिडेंट होता है. हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर इज नथिंग बट द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो, COM. राइट, COM. तो यहाँ पर और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये आर्टिकल 75 में भी है कि 75 में ये है कि 6 महीने तक 6 मंथ तक कोई भी जो क्वालिफाई करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, वो इंसान को, उस पर्सन को आप मिनिस्टर बना सकते हैं, मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं. लेकिन विदिन 6 मंथ आपको इलेक्टेड या अपॉइंट मतलब राज्यसभा, मतलब आपको MP बनना होगा, चाहे वो राज्यसभा के थ्रू आए. MP बनना होगा इधर इन राज्यसभा और लोकसभा. राइट, तो ये आर्टिकल 75 में दिया गया है. तो ऐसे करके यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा. 3 तो गलत है, तो ऑप्शन A वुड बी करेक्ट आंसर. ऑप्शन A वुड बी करेक्ट आंसर. The very second question, which one of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection? तो देखिए UPSC जो है ना, UPSC शेड्यूल से बहुत क्वेश्चंस पूछती है. तो हमें शेड्यूल्स पूरी याद होना चाहिए, कंप्लीट शेड्यूल्स कि शेड्यूल्स कितने शेड्यूल्स हैं, कब आए, सारे शेड्यूल्स हमको याद होना चाहिए. तो मैं थोड़ा सा शेड्यूल का बैकग्राउंड बता देता हूँ. सबसे पहली बात है कि ये 1935 के जब आया था एक्ट, उस वक्त टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल वाज 10. उसके बाद जब 1949 के आसपास जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उस वक्त 8 शेड्यूल थे. जब कॉन्स्टिट्यूशन अब जो करंट में क्या है, मतलब अभी जब मैं लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस वक्त टोटल 12 शेड्यूल्स हैं. तो इसमें फर्स्ट शेड्यूल हमेशा, अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट शेड्यूल क्या कहती है, तो फर्स्ट शेड्यूल कहती है कि टेरिटरी एंड स्टेट्स के बारे में फर्स्ट शेड्यूल कहती है. सेकेंड शेड्यूल कहती है इमोल्यूमेंट के बारे में, जिसमें आपका जजेस आ जाएंगे, प्रेसिडेंट आ जाएंगे, गवर्नर आ जाएंगे, स्पीकर आ जाएंगे, डिप्टी स्पीकर आ जाएंगे, चेयरमैन आ जाएंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सारे लोग आ जाएंगे. राइट. उसके बाद थर्ड में होता है ओथ एंड एफर्मेशन. ओथ एंड एफर्मेशन में कौन हो गया, जैसे कि जजेस का ओथ लेना है, MPs, मिनिस्टर्स, ये सारे लोगों का ओथ लिया जाता है. फोर्थ में क्या है कि राज्यसभा का सीट जो है, राज्यसभा का सीट एलोकेशन. फिफ्थ में देखिएगा तो ये फिफ्थ है, यहाँ पर दिया हुआ. फिफ्थ में है आपका शेड्यूल एरियाज़ के बारे में, शेड्यूल एरियाज़ के बारे में. लेकिन शेड्यूल एरिया एक्सेप्ट असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, ये चारों जो स्टेट अब यहाँ देख रहे हैं, ये शेड्यूल 6 में मेंशन किया हुआ है. राइट.
अब आते हैं हम लोग शेड्यूल 7 की बात करते हैं। शेड्यूल 7 में क्या है कि शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये 7th में है। 8 में क्या है? 8 में है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद 9th में क्या है? यहाँ तक तो ठीक था। 9th जो है ये आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट पीएम मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, JLNN, जवाहरलाल नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया, मतलब वो डाले थे। उसके बाद आता है 10 शेड्यूल। 10 शेड्यूल में आता है आपका डिफेक्शन। ये कब आया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये आपका 1980, शायद मैं इनकरेक्ट नहीं हूँ तो 1985 में आया था। उसके बाद जो है 11th शेड्यूल जब आया है ये 1992 में आया था, 73। और इसी में आपका वो डील होता है, 73 में आपका पंचायत डील होता है, पंचायती राज जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद 12th में सेम इसी का नया रूट 1993 में म्यूनसिपैलिटीज़, यही होता है, राइट। तो इसी टाइप का है। और इससे मैं इसलिए इसको भी इस तरह से काफ़ी अच्छे से ये किया, एक्सप्लेन किया, क्योंकि शेड्यूल से क्वेश्चंस बहुत पूछे हैं। मतलब लास्ट ईयर का, मतलब आप जब 12-13 साल का आप जब करंट अफेयर्स देखेंगे, ये सॉरी PYQ जब देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा, आप फील करेंगे कि शेड्यूल से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर सवाल क्या था, फिर सवाल में आते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं। एंटी डिफेक्शन, तो एंटी डिफेक्शन किस में हम लोग पढ़े थे अभी? वो 10th शेड्यूल में है। 10th शेड्यूल 52 CAA 1985। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर अब शेड्यूल का क्वेश्चन आ गया है। द प्रोविजन इन द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। तो हम लोग अभी देखे थे कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बना है। देखिए ऑप्शन ए है शेड्यूल ट्राइब्स, ऑप्शन बी क्या है? डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स। तो स्टेट्स का हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि शेड्यूल 1 में है, पढ़ाया था ना, टेरिटरी एंड यूनियन बताया था। तो फिर अब देखिए ऑप्शन सी में क्या है? द डिटरमाइन द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। ये तो हम लोग भाई 11 में पढ़े थे, राइट। द प्रोटेक्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट्स, या स्टेट्स की बात है तो ये भी शेड्यूल 1 में था, यूनियन एंड सॉरी टेरिटरी एंड स्टेट्स। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, राइट। द 4th क्वेश्चन इज राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज द फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट। देखिए फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल लगता है कि फंडामेंटल राइट है, बट फंडामेंटल राइट भी नहीं है। नेचुरल राइट भी लगता है, बट नेचुरल राइट भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और लीगल राइट भी नहीं है। लीगल राइट तो आपका प्रॉपर्टी वाला सीन है, मतलब जब आप प्रॉपर्टी रखते हैं तो उसको लीगल राइट बोलते हैं। फंडामेंटल राइट तो आप लोग जानते ही होंगे कि फंडामेंटल राइट के बारे में तो पता ही होगा कि राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऐसे करके हैं। तो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं राइट टू वोट के बारे में कि वोट का क्या सीन है। तो वोट का सीन है, सबसे पहले वोट का सीन ये हुआ कि वोट देने का जो अधिकार है वो आपका RPA मतलब रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 में भी मिलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको देती है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे देती है? आर्टिकल 326 में देती है, और RPA भी देती है। और कॉन्स्टिट्यूशन 326 में क्या बोलती है? 18 ईयर्स आप ओल्ड होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो आपको वोटिंग राइट दिया जाएगा। और ये वोटिंग राइट 18 साल कब आया? पहले ये 21 साल था, लेकिन 61st अमेंडमेंट से इनको घटा करके 18 साल कर दिया गया, ताकि हमारा डेमोक्रेसी और भी मजबूत हो और पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ और भी बढ़े। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर से आया है सवाल कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या सीन, मतलब कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। देखिए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
कहते हैं, राइट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ही होता है कि गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा एंड लोकसभा इज नथिंग बट द हाउस ऑफ पीपल। तो इनडायरेक्टली ये क्या कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, यही है, ठीक है। यही आर्टिकल 75 में भी यही है। अगर यही सीन है कि अगर हाउस ऑफ पीपल में, इसी वजह से कि हाउस ऑफ पीपल में अगर आप अपना कॉन्फिडेंस मोशन अगर लूज़ कर देते हैं तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाती है। तभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, स्विम एंड सिंक टुगेदर। तो ये आर्टिकल 75 के इसमें ही आया है। 75 ही बोलती है कि आपको भाई लोकसभा के प्रति ये रहना पड़ेगा, मतलब रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर आपको ये पता है कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है और इसका बेसिक चीज़ें क्या है, तो अब ये क्वेश्चन को बना लीजिएगा। देखिए मैं कुछ ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। एन अरेंजमेंट ऑफ मिनिमाइजिंग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल। ये तो लग ही नहीं रहा है, मतलब देखने से ही नहीं लग रहा है। आप दूसरा ऑप्शन देखिए, अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग ऑफ द एक्टिविज्म ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। कहीं पे पीपल का बात ही नहीं हो रहा है। अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। देखें यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही तो कह रहा है आर्टिकल 75 कि ऐसा करने से। अब देखिए ऑप्शन डी क्या कह रही है, अ डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इन स्टेट ऑफ डिक्लाइन। ये भी नहीं लग रहा है। मतलब आप स्टेटमेंट देख करके अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर है तो आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर, यही आंसर होने वाला है। अगर आप बेसिक चीज़ अगर आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर सही है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि इंडियन फेडरलिज्म क्या है, राइट। सॉरी, इसमें है कि नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म पे सबसे पहले बताते हैं कि फेडरलिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, यूनियन, राइट। अब देखिए, लेकिन हम लोग फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, इसीलिए 7 शेड्यूल आप जब देखिएगा तो यूनियन लिस्ट होता है, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कंकरेंट लिस्ट, राइट। जब जो ही स्टेट लिस्ट आया या यूनियन लिस्ट आया, तब इसका मतलब ये फेडरलिज्म, मतलब कि एक ही पॉलिटिकल एंटिटी होगा, बट सेंटर में यूनियन गवर्नमेंट होगी, स्टेट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, यही इसका मतलब है। अब देखिए, नॉट ए फीचर ऑफ, यहाँ पे गौर कीजिएगा, नॉट ए फीचर टू इंडियन फेडरलिज्म। अब देखिए, पावर हैव बिन, ये देयर इज ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो यूनिटरी फीचर है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि पावर हैव बिन, सॉरी, देयर इज ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, ये भी स्टेटमेंट सही है। पावर हैव बिन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये 7 शेड्यूल तो यही कहती है। द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बिन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द राज्यसभा, ये भी स्टेटमेंट सही है। कैसे नहीं दिया भाई लोग। अब बिहार का अगर आप एग्जाम्पल देखिएगा तो बिहार में कम लोकसभा सीट्स है, वहीं पे आप क्या नाम है यूपी में देखिएगा तो ज़्यादा सीट है, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज दिया जाता है। तो हैव बिन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ फेडरेटिंग यूनिट्स। देखिए एग्रीमेंट तो बिल्कुल नहीं, एग्रीमेंट इसलिए नहीं, देखिए एग्रीमेंट कहाँ है कि एग्रीमेंट है ये यूएसए में, हम लोग का इंडिया में एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट बी आर अम्बेडकर साहब क्या कहते हैं, बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं इंडस्ट्रक्टिबल यूनिट ऑफ इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये हम लोग कहते हैं। माफ़ कीजिएगा थोड़ा अपना प्रोनाउंसिएशन इसमें हमेशा मैं फंसता हूँ। तो इसका मतलब ही ये होता है कि हम लोग एग्रीमेंट के थ्रू स्टेट्स यहाँ पर नहीं आई है, और एग्रीमेंट के थ्रू नहीं आई तो वो सेसीड भी नहीं कर सकता है, मतलब एग्रीमेंट से बाहर भी, मतलब होता है ना कि मैं अब स्टेट को नहीं फॉलो करूँगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंडिया
मतलब इंडिया ये नहीं करता है मतलब उस तरह से कि भाई मैं अपना स्टेट का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ख्याल रखूँगा, नहीं। लेकिन यूएसए इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखता है, इसलिए यूएसए में ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन हम लोग का इंडिया को इंडस्ट्रक्टिबल यूनिट ऑफ इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है, राइट। इसलिए ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर, चूंकि ये कंप्लीट यूनिटरी फीचर है, इसलिए ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। फिर से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आ गया। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म वही है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए मैं आपको अगर उस वक्त कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो ये क्वेश्चन भी आराम से बना लेंगे। द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क इंडिपेंडेंटली। आप बस सोचिए अभी क्या होगा। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर इफिशियंट। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट द इलेक्शन। क्या ऐसा है? कैन नॉट बी चेंज। अभी भाई एनसीएम लेके नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, आपको चेंज करना पड़ेगा विदाउट इलेक्शन के। नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू आप गवर्नमेंट तो चेंज हो सकती है ना। अब देखिए ऑप्शन बी देखिए, अब इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड मोर एफिशिएंट। अब बताइए मुझे कि अगर मान लीजिए कि एनडीए की गवर्नमेंट है, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई या इंडिया की आ गई, इस रिस्पेक्ट में बताया कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, तो क्या पॉलिसी आप 100% श्योर है कि पॉलिसी मोर एफिशिएंट होगा और पॉलिसी वही वाला पॉलिसी चलेगी? हर सरकार अपने अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से पॉलिसी लेके आती है। ये भी तो ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली कैसे हो गया भाई? एग्जीक्यूटिव 74 में अगर आप आर्टिकल देखिएगा तो उसमें साफ साफ कहा गया है ऐसे, ये भी ऑप्शन गलत है। तो अब देखिए द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और मैं आपको पहले भी बताया था कि लेजिस्लेचर मतलब है हाउस ऑफ द पीपल। लेजिस्लेचर का मतलब ही है तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। मतलब उनको मान के चलिए कि स्टेट में है तो स्टेट लेजिस्लेचर है, अब वहाँ पर अगर लेजिस्लेटिव नहीं है तो भाई लेजिस्लेचर ही बोलेंगे ना। तो ये ऑप्शन अगर आप ब्रॉड इसमें देखेंगे तो यही ऑप्शन यहाँ पर सही बैठता है, राइट। मतलब सही आंसर यही वाला हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताइए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या 9th शेड्यूल में नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, डाल सकती है। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाई एनी कोर्ट और नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। सबसे पहले 9th शेड्यूल आपको मैं बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में आया था लैंड रिफॉर्म के नाम से। सिर्फ नाम ही लैंड रिफॉर्म था, काम तो लैंड रिफॉर्म वाला था नहीं। उसके बाद क्या होता है कि तो ये पार्लियामेंट जब डाली तो इसका मतलब ये था, इन लोग का मोटो था, इंटेंशन था कि लैंड रिफॉर्म में डालने के बाद जुडिशियल रिव्यू से इसको ख़त्म कर दिया जाए कि जुडिशियल रिव्यू होगा ही नहीं। लेकिन पार्लियामेंट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है केशवानंद भारती केस में कि 9th शेड्यूल को हम लोग बिल्कुल एग्जामिन हो सकता है नहीं करें, लेकिन जो चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाएगी उसका हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। और आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं है। तो क्लियरली डिफाइन नहीं है तो कुछ भी जो सिटीजन को निगेटिवली इफेक्ट करेगा उसको बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू कर देंगे। और बस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का दायरा बहुत बड़ा है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर मेंशनड मतलब क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसी वजह से फिर मतलब जुडिशियल रिव्यू जो है वो होगा। तो कैन नॉट अनकोट नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। बिल्कुल नो जजमेंट कैसे नहीं है भाई? केशवानंद भारती केस तो है। तो यहीं पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जब दो गलत हो गया और ये वाला सही है आंसर, तो ऑप्शन ठीक है। एंड द
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड, देखिएगा याद कीजिएगा, ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज माइनिंग कैन बी डिक्लेयर नल एंड वाइड। देखिए आपको पता था थर्ड क्या था, थर्ड था आपका इमोल्यूमेंट से, ये सॉरी, थर्ड जो था आपका एफर्मेशन से था, फिफ्थ जो था वो ट्राइबल से रिलेटेड था, ट्राइबल से रिलेटेड था, नाइन्थ जो था वो आपको पता है कि नाइन्थ लैंड रिफॉर्म्स है, अभी पीछे भी देखे, ट्वेल्थ जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ का देखे, म्यूनसिपैलिटीज़ का। तो इसमें तो तुम तुक्का, मतलब थोड़ा सा भी आपको पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये फिफ्थ शेड्यूल आंसर है, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। द नाइन्थ शेड्यूल देखिए वाज, अभी मैं बता रहा था कि नाइन्थ शेड्यूल जो है इंट्रोड्यूस कौन कराया थे, तो 2019 उसके बाद आकर के, मतलब वो 2014-15 के क्वेश्चन थे शायद, 2019 में यूपीएससी ने पूछी ये क्वेश्चन, और उसमें उन्होंने ये बोला कि ये किन के टाइम में आया है, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, नाइन्थ शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, देखिएगा फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी। फेडरलिज्म मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो डिफाइन नहीं है, कहीं पर मेंशन ही नहीं है भाई, फेडरलिज्म का मतलब ही नहीं है, डिफाइन भी नहीं है, यूनियन कहा गया है, तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल ऑन विच इज कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। भाई जुडिशियल रिव्यू और बेसिक स्ट्रक्चर ये दोनों मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, आप सवाल पर इन ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, भाई ऐसा नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटी एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडिकेट्स दैट इज अ फेडरल कैरेक्टर। तो देखिए इससे पहले आप क्या देखे थे कि फेडरल कैरेक्टर का कौन सा मतलब फीचर्स नहीं है, अभी यहाँ पे क्या बोला है, फीचर्स है। तो हम लोग देखेंगे द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, आपको याद है मैं आपको पहले बताया था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द फीचर ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, एंड द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, ये स्टेटमेंट, यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम constituent units, right? The union cabinet can have elected representative from regional। देखिए यहाँ पर क्या बोला, इंडिकेट्स, ये स्टेटमेंट सारे सही हैं, ऐसा नहीं कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है अपने अपने आप में, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं। द फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी स्टेटमेंट सही है, फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होता है, बट ये चारों स्टेटमेंट सही है। लेकिन हमें यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि फेडरल इन कैरेक्टर बोला है और इंडिकेट्स बोला है कि क्या मतलब है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ये सही, राइट। मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ कि फेडरल स्ट्रक्चर का क्या क्या फीचर्स है। फेडरल का क्या क्या फीचर है, 2 गवर्नमेंट होगा, एक स्टेट में होगा यूनियन में, एक होगा स्टेट में, राइट, गवर्नमेंट 2 होगा। उसके बाद आप देखिएगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आप देखिएगा तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा देखिएगा आप तो रिजिडिटी भी होगा, रिजिडिटी कोई कॉन्स्टिट्यूशन का। पांचवा देखिएगा आप ऐसे करके तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक तो इम्पोर्टेंट अभी आपको बताया इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फिर उसके बाद अगर आप देखिएगा तो बाई कैमरलिज्म, मतलब वही लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर राज्यसभा मान लीजिए, लोकसभा मान लीजिए, या फिर एमएलसी वाला मान लीजिए, एमएलए वाला, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला मान लीजिए, या लेजिस्लेटिव असेंबली वाला मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इफ़ अ पर्टिकुलर एरिया ब्रॉट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल, देखिए फिर से फिफ्थ शेड्यूल पे क्वेश्चन है, फिफ्थ शेड्यूल, एक सेकेंड, फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट, याद रखिएगा, बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। फिफ्थ शेड्यूल का मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल, एक क्वेश्चन भी था पीवाईक्यू में कि लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, वहाँ पर था माइनिंग वाला सीन कि भाई ट्राइबल पीपल का जो लैंड है आप किसी को, प्राइवेट एंटिटी को आप नहीं दे सकते माइनिंग में, ठीक है। ये आपका केस था एक, आई थिंक समंथा केस 1997 में वर्सेस आंध्र प्रदेश। इसमें बोला गया था
कि गवर्नर जो है, गवर्नर पीस पीस को रेगुलेट करता है और अच्छा गुड गवर्नेंस चलाने के लिए स्टेट में, मतलब जो ट्राइबल स्टेट है, जो ट्राइबल जोन है, वहाँ पर गवर्नर ये करते हैं, राइट। लेकिन गवर्नमेंट को अगर अपना कोई भी मान के चलो लैंड देना है तो वहाँ पर एक बॉडी होती थी जिसको हम लोग ट्राइबल 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 एडवाइज़र मान लीजिए आप, एडवाइज़र काउंसिल, मतलब TAC, इससे पूछ करके किसी को लैंड दिया जाता था, ठीक है। इसमें तो बिल्कुल सही, ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म है। बट माइनिंग के लिए, माइनिंग कौन, वो भी माइनिंग में आप नहीं दे सकते हैं प्राइवेट एंटिटी को, ये क्वेश्चन था उस वक्त। तो ये समंता केस में था, जब आप माइनिंग में जब प्राइवेट के तो लैंड टू नॉन ट्राइबल पीपल को आप कैसे दे दीजिएगा भाई, आप ऐसे समझिए। द ऑप्शन सेकंड सुनिए, द वुड दिस वुड क्रिएट ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी इन दैट एरिया। अरे भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी 11th और 12th में है शेड्यूल में, फिर वही यूनियन टेरिटरी वाला शेड्यूल 1 में है। द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये भी तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो भाई किस में है ये आंसर? स्पेशल, वैसे ही बता दूँ, स्पेशल कैटेगरी वाला स्टेट में अब प्लानिंग आई थिंक प्लानिंग कमीशन ही शायद उसको ये कर दिया है कि अभी आप नहीं दे सकते हैं। कोई कमेटी था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है अभी, जिनको याद हो वो कमेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे। देखिएगा ये बहुत ही मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था पिछले बार, बहुत ही ट्रिकी। द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एमंग सिटीजन। इसी को हम लोग नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं, लॉ डे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई ये नहीं। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑन 26 नवंबर 1949 सॉरी, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। अरे भाई ये 1949 में कैसे होगा? उस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार हो गया था, तो उस वक्त कैसे इंडिया मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगा सेटअप ड्राफ्टिंग कमेटी को? तो ये एक बेसिक था एकदम, यहाँ पर डेट का सिर्फ सीन था, और ये एक्चुअली में ये डेट था 29 अगस्त 1947, 1947 29 अगस्त को ये सेटअप किया गया था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से अगर आप देखिएगा ना, ये वाला स्टेटमेंट को अगर छोड़ दीजिएगा तो ये स्टेटमेंट सही है, बट ये डेट की वजह से ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, इसलिए हो जाएगा आंसर आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब देखिए ये बहुत वन लाइनर क्वेश्चन है, इस बार का UPSC का प्री में पूछा गया था। हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर राजेंद्र प्रसाद? ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको आपको आना चाहिए, UPSC में आए हैं तो। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे, ये थे प्रोविजनल प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए अब यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अभी तक हम लोग जितना भी UPSC का प्री देखे इस टॉपिक से रिलेटेड, सारे प्री क्वेश्चन लगभग शेड्यूल के आसपास घूम रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा पहली बार मैं जितना एनालिसिस कर पाया हूँ, पहली बार पार्ट को इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, राइट, कि पार्ट क्या है, मतलब 12 पार्ट थे, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए। पहली बार मैं देखा हूँ, जहाँ तक मैं पूरा एनालिसिस करके आप लोग को भी बता रहा हूँ, तो इस पार्ट से पहली बार इन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। अब देखिए पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है। पावर ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ आर गिवन इन पार्ट 9, ये बिल्कुल सही है, मतलब पार्ट 9 में पंचायती राज है, पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटीज़ है, म्यूनसिपैलिटीज़। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, पार्ट कितना है, 18 है ना, 18 में है इमरजेंसी प्रोविज़न, बिल्कुल इमरजेंसी प्रोविज़न है भाई, उसमें इमरजेंसी प्रोविज़न है पार्ट 18 में। और वो कब है, कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 352 से 360 एंड 352 टू 360। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अमेंडमेंट। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चूँकि 368 आर्टिकल में है। आई होप तो यहाँ पे क्या हो गया, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर स्टेटमेंट तीनों सही हो जाएगा।
आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। देखिए, ये आज मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। ये मेरा पहला वीडियो था आज, फर्स्ट वीडियो एवर इन यूट्यूब, मतलब पहला वीडियो था, और इसमें से गलतियाँ भी हुई हैं। एक जगह तो ऑटोमेटिकली कट हो गया था, तो ऐसी सपोर्ट कीजिए आप लोग। और बस कुछ कुछ गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। तो गलतियाँ जो भी होगी आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आप अपना मेरे से जो भी गलतियाँ हुई होंगी इस लेक्चर में या कभी भी, आप कमेंट में लिखिएगा, और फिर मैं कोशिश करूँगा कि उस गलतियों को सुधारा जाए और एक बेहतर इंसान बना जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।